हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, जो इकोनॉमिक बिहेवियर है वो कैसे काम करता है, कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का, स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। जैसे हमने पहले वीडियो में किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स कराते टाइम मैंने आपको थोड़ा सा मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी बताया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जिसमें स्टडी की जाती है एक इंडिविजुअल चीज की, कोई एक इंडिविजुअल फर्म है, कोई एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, कोई इंडिविजुअल फर्म है जिसमें कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को लेकर एक छोटे लेवल पर, नॉट अ बिग लेवल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं उसमें हमने पढ़ा था कि पूरे होल इकोनॉमी की स्टडी की जाती है, बट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। ठीक है, मैंने ये थोड़े नोट्स बनाए हैं आपके लिए, इनको देख लेते हैं। इसमें डेफिनेशन जो है, इसमें मीनिंग जो है वो क्या लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल फर्म एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन अ सोसाइटी make choice regarding what goods and what quantities are produced, how these goods are produced, and who get how much of the goods produced for consumption। आई बात समझ में। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है कि एक इंडिविजुअल फर्म है और या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी में, वो कैसे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, कितनी क्वांटिटी गुड्स की प्रोड्यूस करते हैं, और कितनी कि भी उनको कौन लेता है, किस टाइप के गुड्स की ज़्यादा डिमांड होती है। ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। Microeconomics is the study of particular firm, particular household, individual price, wages, income, individual industries and particular commodities। आई बात समझ में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी करता है एक पार्टिकुलर फर्म है, कोई पार्टिकुलर हाउस होल्ड है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल चीज का प्राइस है, कोई वेजेस है, इनकम है इंडिविजुअल इंडस्ट्री की, और पार्टिकुलर कोई कमोडिटी है, किसी टाइप का प्रोडक्ट या कुछ भी है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बाद एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको इस डेफिनेशन से। ठीक है, इसके बाद आता है इकोनॉमिक बिहेवियर। इकोनॉमिक बिहेवियर किसका होता है, एक कंज्यूमर का और एक प्रोड्यूसर का, कि भी ये कैसे काम करते हैं। कंज्यूमर कैसे काम करता है, प्रोड्यूसर कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए जैसे कंज्यूमर है वो क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करता है। डिमांड किस लिए करता है, कंजम्पशन के लिए डिमांड करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसको प्यास लगी तो किस चीज की डिमांड करेगा, वाटर बॉटल की डिमांड करेगा। क्या करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए। जब उसको नीड होती है किसी चीज की, उसको कंजम्पशन करना होता है, तभी वो डिमांड करता है उस प्रोडक्ट की। और वो चीज, जिस चीज की उसने डिमांड किया, वो उसको कितनी यूटिलिटी दे रही है। यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन डिराइव, ठीक है, सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अच्छा, मैंने नीचे लिखा भी है, जो एक कंज्यूमर है वो क्या करेगा, डिमांड करेगा। किस चीज के लिए डिमांड करेगा, कोई प्रोडक्ट है उसकी कंजम्पशन करनी है, इसलिए उसने डिमांड की है। डिमांड की जिस प्रोडक्ट की, वो उसको कितनी यूटिलिटी दे रही है। यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी गुड्स को या किसी सर्विस को लेने के बाद उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसका कितना मतलब क्या रैंक देना चाहेगा उस चीज को, उसको लेने से उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। ये हम जो उसकी यूटिलिटी है उसको हम कितने मेथड से मेजर कर सकते हैं, दो मेथड से कर सकते हैं। कार्डिनल मेथड है, ऑर्डिनल मेथड है। इसको हम कह सकते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसको हम डीप में स्टडी करेंगे। और एक हमारे पास थ्योरी भी होती है, उसका नाम होता है रिवेल्व रेफरेंस थ्योरी। अंडरस्टूड। अब आता है कंज्यूमर या फिर जो प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है, सप्लाई करता है। सप्लाई मीन सेल करता है। जो उसके पास प्रोडक्ट है, कोई भी चीज उसने प्रोड्यूस की है, उसकी क्या करेगा, प्रोड्यूस सप्लाई करेगा। सॉरी, जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा, किसी भी प्रोडक्ट की सेल करेगा। प्राइस एंड प्रोडक्शन मीन्स उनके प्राइस सेलेक्ट करेगा, और जो प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किया है, जो प्रोडक्शन किया है, उसी को तो सेल करेगा प्रोड्यूसर। बस आई बात समझ में। इकोनॉमिक बिहेवियर क्या बताता है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसे वो वर्क करते हैं। कंज्यूमर जो है वो डिमांड करता है, कंजम्पशन करने के लिए किसी चीज की डिमांड करता है, और फिर यूटिलिटी उसको कितनी डिराइव होती है। यूटिलिटी को मेजर करने के हमारे पास थ्री मेथड्स हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल और रिवेल्व प्रेफरेंस थ्योरी। दो, ये तीनों ही बहुत मेन है अपने आप में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें
हमारे पास आता है, ये तो सबको पता ही होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, वो फैक्टर ऑफ पेमेंट देते हैं, फैक्टर ऑफ पेमेंट से हमें कॉस्ट मिलती है, फिर हमें प्रॉफिट मिलता है, फिर हमें सेल्स मिलती है। जैसे लैंड है, लैंड से क्या होगा, मान लो किसी के पास लैंड है तो लैंड क्या करता है, रेंट पे देता है, लैंड उसने रेंट पे दी, रेंट से क्या है उसके पास पैसे आए, उसके लिए एक तरह से प्रॉफिट है। लेबर, लेबर को क्या देने होता है, वेजेस, कैपिटल से क्या मिलता है हमें, इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर से क्या मिलता है हमें, प्रॉफिट मिलता है। अंडरस्टूड। लैंड आई, लैंड से हमें क्या मिला, रेंट, रेंट क्या है, पैसे हैं, प्रॉफिट है हमारी तरफ से। लेबर है, लेबर ने काम किया, उसको क्या मिले, वेजेस मिले। कैपिटल को, कैपिटल है किसी के पास, उसने भाई ब्याज पे दिए किसको पैसे या कुछ किया है तो उसका क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। एंटरप्रेन्योर है, उसने अपने बिजनेस में कोई प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट्स मिलेंगे, बिजनेस में कोई प्रोडक्ट सेल किया उसने तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड इक्वल टू सेल्स। थ्री टाइप ऑफ एफिशिएंसी in production efficiency, product in distribution of goods and services, allocate economy efficiency। टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एफिशिएंसी इन, इस टॉपिक को एक बार हम छोड़ देते हैं, ये हम आगे हमारे फर्दर काम आएगा तब करेंगे एफिशिएंसी वाला टॉपिक। ठीक है, अभी बस हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें कैसे हेल्पफुल होते हैं हमें रेंट वेजेस वगैरह देने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या स्कोप है, वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट, इसके कहाँ कहाँ स्कोप है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी, वेलफेयर थ्योरी। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी में क्या होता है, डिमांड थ्योरी आती है एंड सप्लाई थ्योरी आती है। फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से है, रेंट वर्सेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो इसमें लिखा है फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी, तो रेंट वर्सेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वेलफेयर थ्योरी में क्या आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, टू whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब देखिए हमारा मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी है, इसकी पहले हम थोड़े नोट्स है मेरे पास, उनमें से देख लेते हैं। हैंडमेड नहीं है बट हैंडमेड तो यही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी क्या होती है, बुकिश लैंग्वेज में भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि लिखने में बुक की काम आती है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं लेकिन हमें पता नहीं होना चाहिए बुक में किस पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लिखा हुआ है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड। जो प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी है वो क्या बताती है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी है, वो हमें क्या बताती है, जो प्राइसेस हैं किसी गुड्स के या किसी सर्विस के वो कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे, कैसे हम उनको फिक्स करेंगे। अब देखिए मार्केट में हम कोई चीज लेना चाहते हैं, हर एक प्रोडक्ट के अलग प्राइस है। हम कोको कोला की बोतल लेते हैं उसके अलग प्राइस है, हम फ्रूटी लेते हैं उसके अलग प्राइसेस है। उनको कैसे डिसाइड किया गया है वो हमें कौन बताता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है कि हमें किस प्रोडक्ट के किस तरह से वो करने हैं, जो पैसे हैं वो किस अकॉर्डिंग उसको वो करना है, सेट करने हैं। जैसे हमने देखा कि जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है उसमें दो आते हैं, डिमांड थ्योरी एंड सप्लाई थ्योरी। पहले हमें प्रोडक्ट प्राइसिंग पता होना चाहिए ना, इससे हमें पता चल रहा है प्रोडक्ट की जो है उसको प्राइस कैसे दे सकते हैं, डिमांड और सप्लाई देख के। लेकिन एक्सप्लेनेशन देखनी जरूरी है, पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर समझ में आएगा। प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी क्या कहती है कि भी एक प्रोडक्ट को या कोई गुड्स है या कोई सर्विस है उसके पैसे हम कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये हमें कौन बताती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग इज द वन ऑफ द मेन टॉपिक कवर्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है एक मेन टॉपिक है जो कि कवर्ड किया जाता है अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट का एक प्राइस डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, और वो हम किस में डिसाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। किसी इंडिविजुअल फर्म को जब हम स्टडी करते हैं तभी हमें पता चलता है ना कि भाई उसमें उसका प्राइस क्या होना चाहिए, कितना उसके ऊपर कॉस्ट लगी है, उन सब चीज़ों को देख के करते हैं ना। और वो हमें कैसे पता चलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके पता चलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसका, प्रोडक्ट प्राइसिंग का अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, this theory analyzes the determination of price of various products through the interaction between demand and supply with interaction between the buyers and seller. In a certainly planned economy, prices of goods and services are determined by the government authorities such as डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, जो ये सब चीजें हैं उनके भी तो प्रोडक्ट डिसाइड किए गए हैं ना। कहाँ पे थे हम, हाँ जी, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, बट इन फ्री मार्केट
and mixed economic system, the prices of goods and services are determined by the force of market demand and supply such as labor, oil, rice, vegetable etc. देखिए, जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है हमारे, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है किसके, डीजल है, पेट्रोल है, गैस सिलेंडर है, इन सब के पैसे हमारी इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। जो पेट्रोल है, डीजल है डीजल है, पेट्रोल है, गैस सिलेंडर है, इन सब चीजों के पैसे कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और जो वेजिटेबल्स हैं, ऑयल है, ईटेबल थिंग्स है, उनके उनके पैसे कौन डिसाइड करता है, जो हमारे मार्केट में डिमांड है, जिस अकॉर्डिंग डिमांड है, डिमांड डिसाइड करती है जो ये ईटेबल आइटम्स हैं या कोई ऐसी चीज है उनके उनके प्राइसेस को, ये और उनकी सप्लाई भी। डिमांड थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल डिमांड लेस व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग। ये बात तो हमें पता है, जब किसी चीज के जो रुपए हैं, पैसे हैं, प्राइस क्या दिखा रहा है, पी क्या दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है। किसी चीज के पैसे कम है, किसी चीज का प्राइस कम है, तो लोग उसकी डिमांड क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। किसी चीज के रुपीज हैं वो कम है तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, और किसी चीज के प्राइस ज्यादा है तो लोग उनकी डिमांड कम करते हैं, क्योंकि देयर इज अ इनवर्स, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, प्राइस एंड डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव होता है। अगर हमें कोई चीज सस्ते में मिल रही है, किसी चीज के प्राइस कम है, तो हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं ना। और अगर मान लीजिए किसी चीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा है तो हम सोचेंगे यार दो लेने में क्या फायदा, एक ही ले लेते हैं, काम चल जाएगा। अब मान लीजिए हम एक ऑप्शन ले लेते हैं टॉफी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टॉफी। एक टॉफी हमें मिलती है 2 रुपए की एक, ठीक है। एक छोटा बच्चा है, उसको एक सप्लायर जो है एक टॉफी तो दे रहा है 2, मतलब जो एक वो है शॉपकीपर, वो 2 रुपए में एक टॉफी दे रहा है, ठीक है। और दो वो दूसरी टॉफी जो है वो 2 रुपए में 2 दे रहा है, इट मीन्स 1 रुपए की एक दे रहा है। तो बच्चा तो यही सोचेगा ना, यार 2 रुपए में एक तो एक ही टॉफी मिल रही है और एक हमें 2 टॉफी मिल रही है, मैं 2 टॉफी लूं। मतलब उसने डिमांड कौन सी की, जो 2 रुपए में उसको 2 मिल रहा है, मतलब क्या, उसके प्राइस जो है 1 रुपए में एक टॉफी मिली ना, 1 रुपए में एक, तभी तो 2 रुपए में 2 हुई, है ना। तो उसने क्या सोचा कि भी 2 रुपए में 2 मिल रही है, मैं तो वही ले लेता हूँ, इसके प्राइसेस कम। उसने डिमांड किसकी ज्यादा की, जिसमें उसको ज्यादा क्वांटिटी मिल रही थी, मतलब ज्यादा क्वांटिटी मिल रही थी, या हम ये कह सकते हैं जिसके प्राइसेस कम थे। इससे साफ हमें पता चलता है डिमांड और प्राइसेस जो है उनमें इनवर्स रिलेशनशिप होती है। जिस चीज के प्राइस कम होते हैं हम उसकी साइड ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उस चीज को ज्यादा खरीदना चाहते हैं, ठीक है। However, supply would respond differently, change in price, the short term and long term of time. ठीक है, जो सप्लाई है वो डिफरेंटली वर्क करती है। मान लीजिए कोई सप्लायर है, ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके जो प्राइस है वो एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं। वो क्या सोचेगा, मैं इस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा देता हूँ, मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। मान लीजिए जस्ट सपोज यू आर अ सप्लायर, या फिर यू आर अ प्रोड्यूसर of a product, then that product is very valuable and where their prices are increases constantly, and also demand is जो prices है constantly increases, then what you think ना कि भाई अरे इतना प्राइस बढ़ गया इनके, पहले कोई चीज हमें 5 रुपए में मिल रही थी, जिस प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें पहले 5 रुपए में अवेलेबल था, नाउ उसके प्राइसेस 10 रुपए हो गए। फिर आप ये सोचेंगे इसमें तो 5 रुपए का सीधा सीधा हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमें क्या कर देना चाहिए, सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए। सप्लाई बढ़ा दोगे आप, फिर से प्राइसेस उसके कम हो जाएंगे। लेकिन हमें एक बार साइड में रख देते हैं डिमांड को, तो हम क्या देखते हैं, जो सप्लायर है उसने क्या किया, जैसे प्राइसेस बढ़े उसने सप्लाई भी बढ़ा दी। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसमें, जो हमारी प्रोडक्ट, जो हमारी सप्लाई, पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसमें, सप्लाई में और प्राइसेस। और किसी चीज के कोई प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसकी सप्लाई को कम कर देंगे।
है ना, होता है ना ऐसा, कभी सोच के देखना, समझ में आएगा, इजीली समझ। आपको समझ में आ गया होगा ये वाला फर्स्ट पॉइंट, जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो कैसे थ्योरी कैसे हेल्पफुल होती है। जो प्रोडक्ट का माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमें हेल्पफुल होती है एक प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करने में। हम प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हमने जैसे पढ़ा था इसमें डिमांड थ्योरी और सप्लाई थ्योरी का पता लगा के कि भी एक प्रोडक्ट है उसकी कितनी डिमांड हो रही है कितनी सप्लाई हो रही है, उसको हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कितना चलेगा और उसके अकॉर्डिंग हम उसके प्राइसेस को डिसाइड कर सकते हैं। और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, जब हम एक प्रोडक्ट को इंडिविजुअली पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। उसके बाद आते हैं फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी। फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी में क्या कहता है, फैक्टर प्राइसिंग पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, ये तो हमें पता ही है। तो देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स एबिलिटी आर द एसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दीज फैक्टर्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। एम्प्लॉयर पे रेंट टू यूज द लैंड एंड जो लेबर एंड गेट वेजेस फॉर डूइंग द वर्क। ये देखिए, एम्प्लॉयर पे रेंट फॉर यूज ऑफ द लैंड एंड मशीनरी, वेजेस फॉर लेबर सर्विसेज, इंटरेस्ट फॉर द यूज ऑफ मॉनेटरी कैपिटल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स गेट प्रॉफिट फॉर देयर एंटरप्रेन्योर एबिलिटी। ये तो सिंपल है ना कि भाई एक लैंड है उसने उसको दिया किसी पे रेंट पे तो हमें रेंट रिसीव होता है। एम्प्लॉयर जो है वो उसको वेजेस, एक लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलती हैं। कोई एंटरप्रेन्योर है उसकी कोई एंटरप्राइज है उसमें उसको प्रॉफिट मिलता है। किसी के पास कैपिटल है उसने दे रखी है तो उस पे क्या उसको मिलता है, क्या मिलते हैं, कैपिटल उसने दी है किसी को तो उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये हमारे ऐसे हेल्पफुल होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन सा था, रेंट थ्योरी, वेजेस थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी एंड प्रॉफिट थ्योरी। ठीक है, अब आती है वेलफेयर थ्योरी। वेलफेयर थ्योरी में हमने क्या देखना है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। देखो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाफट से। वेलफेयर इकोनॉमिक्स यूज टेक्निक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टू इवेलुएट वेल बीइंग फ्रॉम द एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव resources in connection with the desirability and the economic efficiency. It analyzes social welfare in terms of economic activities of the individual of the society. The central point of welfare economic is the study of economic welfare of human community. आया समझ में? आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा जितना ही मैंने पढ़ा, कोई मुश्किल लैंग्वेज यूज नहीं कर रखी है ना। फिर आगे देखिए, द वेलफेयर थ्योरी कीप्स द मैन इन द प्राइमरी प्लेस एंड वेल्थ ऑफ द सेकेंडरी प्लेस। वेल्थ इज ओनली द मीन्स ऑफ ह्यूमन सेटिस्फेक्शन। Therefore, wealth is only a mean to the fulfillments of ends which are human welfare. In welfare theory of microeconomics, following topics are studied: what to produce, how to produce, when to produce, to whom to produce. अब एक सप्लायर है, एक कंज्यूमर है, एक प्रोड्यूसर है, वो क्या देखेगा, वो सबसे पहले यही देखेगा ना कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। मान लीजिए वो नया नया एंटरप्रेन्योर है, वो ये देखेगा, उसके माइंड में सबसे पहले यही स्ट्राइक होगा कि मुझे क्या ऐसी चीज है जो वो प्रोड्यूस करनी चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, मार्केट में किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूं, उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या ऐसा काम करना है, उसको कौन सी मशीनरी यूज होंगी, क्या उसको इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, कौन से किस टाइप के उसको लेबर चाहिए, उसको ये देखना पड़ेगा। व्हेन टू प्रोड्यूस, कोई सीजन तो नहीं है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का, कोई प्रॉपर सीजन है, या फिर कैसे उसको किस टाइम पीरियड पे उसको कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीजें। मैं टू हुम टू प्रोड्यूस, किस टाइप के लोगों के लिए, जो रिचेस्ट पीपल है उनके लिए प्रोड्यूस करूँ, जो मीडियम पीपल्स हैं, मीडियम लेवल पीपल्स होते हैं उनके लिए प्रोड्यूस करूँ, या फिर जो गरीब लोग हैं उनके लिए प्रोड्यूस करूँ, एकदम हाई क्लास लोग हैं उनके लिए प्रोड्यूस करूँ। ये तो एक न्यू प्रोड्यूसर है, उसको देखनी पड़ेंगी ये सारी चीजें। तो ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो स्कोप है उसके अंदर हम थर्ड पॉइंट में जो हमारा वेलफेयर थ्योरी है उसके अंदर में स्टडी करनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने मीनिंग पढ़ लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर आपको बुक से स्टडी करना है, नोट से स्टडी करना है, तो मैं आपको वो भी एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक दो जो डेफिनेशन है बुकिश लैंग्वेज में वो भी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, जस्ट गिव मी अ 1 मिनट एंड देन आई विल शो। ये देखिए, Microeconomics is the study of particular firm, particular household, individual price, wages, income, individual industry and particular commodity. ये तो हमने पढ़ी थी ऐसी ऐसी भी तो है ना।
Microeconomics is the part of economic concerned with decision making by individual, customer, worker, household and business firms. ठीक है, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पार्ट है किसका, इकोनॉमिक जो कंसर्न की जाती है विद इकोनॉमिक डिसीजन से, विद डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल फर्म है या इंडिविजुअल कस्टमर है, एक इंडिविजुअल वर्कर है, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल बिजनेस फर्म है, वो कैसे काम कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये बता दिया इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल कोई फर्म है, इंडिविजुअल कोई इंडस्ट्री है, वो कैसे काम करती है, क्या मतलब उसमें कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मतलब समथिंग, कुछ भी, सब कुछ जो इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करती है, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो ये थोड़ा सा ये और पढ़ा देती हूँ मैं आपको। फ्रॉम द अबव stated definition it is obvious that microeconomics studies the economic behavior of individual economic decision maker such as consumer है, वर्कर है और एक फर्म है या मैनेजर है। अगली बात समझ में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा अब तो। इसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक हम इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। एक दो पॉइंट सोच के बताओ व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसीलिए इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो हमारे पास, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारे हेल्पफुल होते हैं। देखो हम लिखेंगे, आज हम लिखेंगे हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्यों, कैसे हेल्पफुल है, कैसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट जो है बिजनेस फर्म्स के लिए इम्पोर्टेंट, बिजनेस फर्म्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एक प्रोड्यूसर, कोई एक एंटरप्रेन्योर है जो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहा है, उसको देखना है कि भी मुझे कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसी मार्केट में डिमांड है। एक बिजनेसमैन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री को या इंडिविजुअल फर्म के बारे में पता करना, राइट। ठीक है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्या है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है। कोई इंडिविजुअल चीज मतलब किसी एक कंपनी के बारे में, किसी एक फर्म के बारे में, किसी एक बिजनेस के बारे में, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में हमें पढ़ाई करनी है तो हमें किसकी हेल्प चाहिएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प चाहिएगी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास वेलफेयर इकोनॉमी के लिए। फेयर हमें ये देखने के लिए कि भाई कैसे हेल्पफुल हो रही है, कैसे आगे बढ़ रही है इकोनॉमी, कौन से इंडस्ट्रीज है, कौन सी हमारी ऐसी चीज है जो हमें हेल्प कर रही है ग्रोथ करने में, हमारी वेलफेयर के लिए इकोनॉमी में। उसके लिए भी हमें इंडिविजुअल एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, और इंडिविजुअल हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। कोई भी गवर्नमेंट को पॉलिसी लगानी है, कुछ भी उसको अप्लाई करना है, तो उसको क्या करना होगा, उसको यही देखना होगा ना कि भी मतलब एक इंडिविजुअल फर्म है या एक इंडिविजुअल पार्ट जो है किसी बिजनेस का वो कैसे वर्क कर रहा है, तो उसको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा, इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के बारे में या उस इंडस्ट्री के बारे में, उसकी फर्म के बारे में। और इंडिविजुअली हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब भी इंडिविजुअल का नाम है तब तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होती है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आप और भी कर सकते हैं। एक जैसे हमारा होता है फिफ्थ नंबर पे आएगा गवर्नमेंट। देखो हमने बिजनेस फॉर्म लिखा, इंडिविजुअल बिहेवियर, वेलफेयर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फ्री एंटरप्राइजेज इकोनॉमी। एक हम ये भी लिख सकते हैं ना, फ्री एंटरप्राइजेज इकोनॉमी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल की चॉइस है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में पता लगाना और करना, सब कुछ इंडिविजुअल आ गया यार, सिंपल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, सीधा माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या थी, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। या फिर वाई, हम ये भी बोल सकते हैं वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट, वाई स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अंडरस्टूड।
आपको ये आ गया होगा समझ में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, कैसे हेल्पफुल होती है, ये सब समझ में आ गया होगा। स्कोप पढ़ लिया हमने, मीनिंग पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ ली, क्या रहेगा सिग्निफिकेंस, क्या क्या सिग्निफिकेंस है कि भी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे, एक सेकेंड, सिग्निफिकेंस तो हमने पढ़ ही लिए, सॉरी। लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उसमें कमियां हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कौन सी चीजें जो हम नहीं कर पा रहे उनको देखेंगे, उनको हम बुकिश लैंग्वेज में ही देख लें या फिर ऐसे देखें। अब देखिए लाइव क्लास तो है नहीं है तो आप मुझे बता नहीं पाएंगे, तो मैं बुकिश लैंग्वेज में ही करा देती हूँ। अगर आपको हैंड रिटन ऐसे जैसे मैंने करा के कराया वैसे कराना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो मैं अभी निकाल के देखती हूँ, एक सेकेंड दो मुझे। ये देखिए लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेजर लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है अनरियलिस्टिक असम्पशन। अनरियलिस्टिक असम्पशन कैसे है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेस्ड होती है अनरियलिस्टिक असम्पशन पे। कौन सी अनरियलिस्टिक असम्पशन है, उसने क्या लिया, फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि हार्ड होता है रियलाइज करना। जो प्रैक्टिकली है उसमें, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा तो होता ही नहीं फुल एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं ना कहीं तो बेरोजगारी है, तभी तो हमारा देश इतना पीछे है, लोगों को जॉब नहीं मिल पाती। तो ये सबसे बड़ा इसका अनरियलिस्टिक एजम्पशन है जो इसने लिखा है, फुल एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होता, ठीक है। सॉरी, कैरिसिस प्रेबश एजम्पशन, ये क्या होता है कि भी ये ना जो इसका मीन है रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जो बाकी की चीजें रह गई वो सारी कांस्टेंट रहेंगी, कोई कुछ चेंज नहीं आ रहा। जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट है तो फुल एम्प्लॉयमेंट, कोई अनएम्प्लॉय नहीं हो रहा, इस टाइप से सारी चीजें रिमेन सेम रहेंगी, तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये भी क्या है कि इसकी लिमिटेशन। मोस्ट microeconomics theories are based on static assumption, the assumptions of Critis Paribus, एक सेकेंड, एक मेक माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस लेस प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन में क्या है, बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट आता है डिफिकल्ट टू जनरलाइज। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट को, यूनिट्स टेकन इन फ्यू नंबर्स। इट इज somewhat difficult to generalize the individual behavior to large content. Generally microeconomics concept may not always be true or correct. Generalize करने में बहुत difficult। स्टडीज अपार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ थोड़ा सा स्टडी करती है, पार्ट को स्टडी करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक, नोट द टोटल, टोटल स्टडी नहीं करती। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बार बार क्या पढ़ा है, वो इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करती है, इंडिविजुअल का बिहेवियर, कोई भी फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, उसके बारे में करती है, वो एक होल स्टडी नहीं करती पूरी को। हेंस इट इज नॉट हेल्प मच इन अंडरस्टैंडिंग एनी इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल, बस वो इंडिविजुअल के लिए हेल्पफुल है, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करने में हेल्पफुल नहीं है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप किए, जो इकोनॉमिक बिहेवियर है कंज्यूमर का और एक प्रोड्यूसर का हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमने किया, उसके बाद हमने स्कोप किया, इम्पोर्टेंस की, एंड फिर हमने क्या किया, हमने लिमिटेशंस पढ़ी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। आई होप आपको सारा समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं बार बार आपको बोलती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करनी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। आपको आगे के कमेंट, आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर देना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू। और हाँ, कोई भी आपको कमी लग रही हो वीडियो में, वीडियो क्वालिटी में या कुछ मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। और कोई टॉपिक समझ में ना आया हो वो भी बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।